हेलो दोस्तों, मेरा नाम पांडुरंग शिंपले है। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर डाली हुई है, उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि इस यूट्यूब चैनल के अंदर और इस जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जो कि जिसका नेम है कि फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स, उसके अंदर क्या चीजें होने वाली है क्या नहीं, सारी चीजें मैंने पहले एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली चैप्टर के ऊपर चलेंगे। और एक गलती मुझसे जो कि पिछली वीडियो में हुई थी कि मैंने बोला था कि 30 मिनट्स के अंदर हमारा वीडियो हो जाएगा, जो कि होना चाहिए था, लेकिन वो मेरा पहला वीडियो था। इसकी वजह से मतलब मुझे टाइम का पता नहीं चला और उसकी वजह से वो 40 मिनट्स के अब वो चला गया। तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश ये करूंगा कि जो अपना वीडियो है वो 30 मिनट से भी पहले खत्म हो जाए, क्योंकि हम यहाँ क्विक रिवीजन करने वाले, चीजों को क्विक रिवाइज करने वाले, तो जितना कम टाइम में हो जाए उतना अच्छा है। तो चलिए डायरेक्टली हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, दैट इज मोल कंसेप्ट, क्योंकि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ साथ लेने वाले हैं। तो फिजिक्स हमने कर लिया था, आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, मोल कंसेप्ट। इसके अंदर हमारे सिर्फ 20, हाँ लगभग 20 पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो आप इसके अंदर भी 70 to 80% क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट एकदम सिंपल है, जो कि है यूनिट कन्वर्जन। देखिए, यूनिट कन्वर्जन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ यूनिट आपको जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर मैंने दो यूनिट ली है। पहला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 to the power - 19 वोल्ट के बराबर होता है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये आपको फिजिक्स में भी काम आती है और केमिस्ट्री में भी काम आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये काम आता है। उसके बाद हम जो है वो है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो ये दो अगर चीजें आप याद रखेंगे तो बाकी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ऐसा मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मतलब मुश्किल होती है, तो इन दो पॉइंट्स को मैंने लिया है। मतलब यूनिट कन्वर्जन तो बहुत सारे, तो इन दोनों को अगर आप याद कर थोड़े मुश्किल होते हैं, इसलिए मैंने इनको लिया है। तो मैंने दूसरे पॉइंट में जो है हमारा वो है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कि जिससे कि बस आप मेरी बातों को समझिए। जो लिख रहा हूँ वो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए, एटॉमिक मास का सिंपल सा मतलब होता है मास इन यू। यू एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसको एएमयू भी बोलते हैं। तो इधर हम अगर डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, सीधा मास शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, मास इन यू, सिंपल। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन का मास होता है 1 U। ये हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। उसके बाद जैसे हीलियम का होता है 4, तो 4U इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम ये लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16U। तो ये हो गया इनका एटॉमिक मास। वैसे मॉलिक्यूलर मास भी वही, मॉलिक्यूल का मास इन यू। बस जब भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बोले तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है मास इन यू। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास सिंपल है। रिलेटिव एटॉमिक मास में याद रखना है मास विदाउट यूनिट। विदाउट यूनिट, अगर इतनी चीज आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है जो मास है, जैसे हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो सिर्फ 1 होता है। विदाउट यूनिट हाइड्रोजन का 1, यू हटाएंगे तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा। वैसे अगर कार्बन का, वैसे एक बात बता दूं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो कार्बन के 1/12 होता है किसी भी एलिमेंट का, तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का ले सकते हैं, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। मास विदाउट यूनिट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, बस इतना याद रखना है इसमें। तो आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास, इसका भी सिंपल मतलब है मास इन ग्राम। मास इन ग्राम, बस जो जो मैं बता रहा हूँ वो याद करते चलिए। मास इन ग्राम, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम थोड़ा बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं, CO2। तो मास इन ग्राम, C यानी 12, ऑक्सीजन 16 × 2, तो ये हो जाएगा 32 + 12 44। तो 44 इसका हुआ एटॉमिक मास।
अब हमें निकालना है एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास का मतलब होता है 44 इंटू जो एक प्रोटॉन का मास होता है, ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समेशन होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो एक्चुअल एटॉमिक मास का मतलब है इन ग्राम। तो 44 इंटू एक प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारा आ जाएगा एक्चुअल एटॉमिक मास। वैसे आप किसी का भी निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, जैसे कि यू को हटा के ये यूनिट लगा सकते हैं। ये वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे यू को हटा के तो एक्चुअल एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का सिंपल सा मतलब है एक मोल एटम का मास। एक मोल एटम का मास, मास ऑफ वन मोल एटम, बस इतना याद रखना है। जैसे कि या तो आप ऐसे याद रखिए कि मास ऑफ वन मोल एटम, या फिर याद रखिए यू को हटा के अगर ग्राम भी आप लगा देते तो वो भी आपका, या इधर याद रख सकते हैं यू रिप्लेस बाय जी यानी ग्राम। दोनों ही चीजें आप याद रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वही लेते हैं CO2 ही। CO2 का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम। वैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का जैसे O2 का ले लेते तो इसका हो जाएगा 32 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है कि एक मोल एटम का मास, जो कि आप डायरेक्टली यू को रिप्लेस कर सकते हैं जी से, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। बस आपको याद होनी चाहिए चीजें, समझ के तो आपको लेना ही है और याद भी होनी चाहिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन आए तो आपका मतलब हो जाना चाहिए। और इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको चीजें समझ आ जाएगी। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट सिंपल है, मोल क्या होता है। मोल का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, मोल कंसेप्ट, नाम ही हमारा चैप्टर का मोल कंसेप्ट है। तो मोल इज जस्ट अ नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23। इस क्वांटिटी को जो चीज रिप्रेजेंट करती है उसे हम मोल कहते हैं। सिंपल चीज याद रखनी है इसमें कि इस चीज को हम मोल कहते हैं, एक जस्ट नंबर है, बस यही चीज याद रखनी है। और 6 पॉइंट में मैंने और एक चीज ली जो कि कभी कभी क्वेश्चन में यूज हो जाती है, वो है ग्राम एटम। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, इन दोनों में फर्क है। ग्राम एटम का मतलब सिर्फ ये है मोल, मोल को ही हम ग्राम एटम लिख सकते हैं, बस इतना चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं सेवेंथ पॉइंट जो है हमारा वो है वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी का एक फॉर्मूला है जो कि मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। बस इतना याद रखना है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको किसी एलिमेंट जैसे कि O2 का वेपर डेंसिटी निकालना है, जैसे मोलर मास पता है या फिर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, मोलर मास पूछ रहा है, तो आप दोनों भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए O2 का आपको मोलर मास दिया हुआ है जो कि है 32 और वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, तो आप मतलब इससे आप ऐसा कह सकते हैं वेपर डेंसिटी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर मास, फैंसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर मास। तो मोलर मास 32 डिवाइड बाय 2 16 के आगे वेपर डेंसिटी। सिंपल है, मतलब कोई इसमें बड़ी चीज है ही नहीं। वेपर डेंसिटी को आप ऐसे याद रख सकते हो मोलर मास की टर्म्स में। आगे चलते 8 पॉइंट। ठीक है, 8 पॉइंट मुझे लगता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर हम मतलब टाइम देंगे। तो 8 पॉइंट जो है इसके अंदर आपको एक डायग्राम, जो कि मुझे लगता है सबको वाई मैप, तो इसको हम वाई मैप नाम दे देते हैं, वाई मैप। ये लगभग सभी को पता होता है। एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते, जैसे मान लीजिए ये बक्से बना लेते पहले। ये रहा मोल का बक्सा, यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर एक चीज। तो यहाँ पे मान लीजिए हम नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते, एटम्स। उसके बाद यहाँ पर हम मास लिख लेते हैं, मोलर मास, मोलर मास। और यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम।
वॉल्यूम। बस अब आपको ये चीज वाई मैप आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। देखिए अब मैं पूरा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। मोल से जब भी नंबर ऑफ एटम्स की तरफ जाना है, या सिंपल याद रखिए मोल्स अगर दिए हुए और इनमें से कोई भी चीज आपको किसी भी, और इनके ऊपर क्वेश्चन है, पहले मैं बता देता हूँ इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए। तो अब आप मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मोल से अगर किसी भी चीज इसमें 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 किसी में भी जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये डिपेंड करता है कि किस में जाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है कि किससे मतलब किस में जाना है। जैसे अगर मोलर मास में जाना है तो आप क्या करोगे, जैसे आपको मोल दिए हुए हैं और आपको बोल रहा है मोलर मास निकालिए, तो आपको क्या करना है, मोल इंटू गिवन मास, मोल इंटू, जैसे यहाँ ना, तो अगर आप मोल इंटू गिवन मास करोगे, गिवन मास, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास, सिंपली। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपको मोल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, मोल को, किसके लिए, मोलर मास के लिए। अब अगर मोल से आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो Na, जो कि है हमारा, हमने 6 पॉइंट पढ़ा था, Na क्या है, अवोगैड्रो नंबर, जिसको हम मोल भी कहते हैं, तो Na से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अगर मोल से वॉल्यूम में जाना है तो सिंपली 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि किस चीज में जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करें। बस ये चीज याद रखिए कि मल्टीप्लाई करना है, अगर मोल दिए हुए तो मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको याद आना चाहिए कि किस से मल्टीप्लाई करना है। अब चलते हैं, अगर इनमें से कोई चीज दी है और मोल पूछा है, और बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होता है, हम एक आधा एग्जांपल भी देख लेंगे इसका। मोलर मास से अगर आपको मोल निकालने हैं तो डिवाइड करना है गिवन मास से। देखिए जो ऊपर है वही नीचे है, बस फर्क इतना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ डिवीजन है। गिवन मास आपको क्या मिल जाएंगे, मोलर मास, ओके, सॉरी मोल्स मिल जाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम से मोल में जाना है तो 22.4 से डिवाइड करना है, सिंपल। नंबर ऑफ एटम से अगर मोल में जाना है तो Na से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई है, सिंपल, मुझे अभी याद आई वो चीज कि यहाँ पे गिवन मास नहीं है, यहाँ पे है मोलर मास, मोलर मास, तो थोड़ा हो जाता है मोलर मास, और यहाँ पे है गिवन मास। मतलब कभी कभी गिवन मास आपको दिया जाएगा और मोल्स पूछे जाएंगे, गिवन मास, या फिर आपको मोल देके गिवन मास पूछ लेगा। तो जो भी चीज है वो आपसे पूछ सकता है। अगर हम एक आधा क्वेश्चन, अगर Na की वैल्यू आप याद कर सकते हैं, जो हम पीछे भी लिखी थी 6.022 इंटू 10⁻23, ये चीज आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें H2 का मास दिया हुआ है 44 ग्राम, ओके, और पूछा है फाइंड मोल्स, सिंपल सवाल। या फिर बोल सकता है कि जैसे गिवन मास दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड, इसका मोलर मास H2 का 2, आगे 22 मोल्स, तो सिंपल ये चीज है। अब देखिए जैसे आपको यहां से यहां पर भी जाने बोल सकता है, जैसे बोल सकता है कि H2 के, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, मैं यहाँ पे सिंपल ले रहा हूँ एग्जांपल। तो बोल सकता है H2 का इतना मास है, वॉल्यूम बताइए, तो क्या करना है, जैसे पहले तो मोल निकाल लीजिए, जो भी चीज दी हुई मोल निकालिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो मोल से तो आपको सारी चीजें यहाँ पर ये एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए चीजें, ओके। तो 22 इंटू 22.4, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आपका आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद, वो आपका आंसर हो जाएगा लगभग कुछ 400 और 500 के बीच में आएगा, तो वो सॉल्व नहीं करते, तो ये हमारा लीटर्स में आंसर आ जाएगा, सिंपल। वैसे अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, तो मान लीजिए आपको 12 पॉइंट जैसे 4 इंटू 10⁻24 एटम दिए हुए हैं, किस चीज के, मान लीजिए O2 के एटम दिए हुए, और आपसे बोल रहा है गिवन मास, मतलब इसका मास कितना है, गिवन मास बोल लीजिए या मास बोल लीजिए, इसका मास पूछ रहा है कि इतने एटम्स का कितना मास है,
तो पहले तो मोल निकालेंगे, कैसे? 12 पॉइंट जो गिवन नंबर ऑफ एटम्स है डिवाइड बाय करेंगे, तो मोल्स में आना है तो डिवाइड करेंगे n से। इन्हें क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से ये गया बचे 2 इंटू 10 तो यहाँ से 20 मोल्स मिल गए। अब हमें मतलब मास निकालना है। अगर मास निकालना है तो 20 इंटू मोलर मास, O2 का मोलर मास 32। तो अब जैसे इसका आंसर आई थिंक 640 आएगा, सिंपल। अब देखिए आपको ये एग्जांपल सिर्फ मैंने मतलब बताने के लिए की है कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको ये मोटा मोटा ये चीज आपको याद होनी चाहिए, सिंपल। अब चलते हैं हम अपने 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट है हमारा, 9th और 10th पॉइंट हमारा स्टाइशियोमेट्री के ऊपर डिपेंड मतलब है। तो स्टाइशियोमेट्री देखिए स्टाइशियोमेट्री के अंदर पहली चीज आपको चीजें मतलब रिलेट करनी आनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक रिएक्शन देगा, A प्लस बी मिलकर बना रहे हैं C प्लस डी। सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या करना, मान लीजिए अब इसमें जो हमारा 9th पॉइंट ये है कि अगर आपको मान लीजिए किसी ए की, इसकी या फिर इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप सिर्फ इस मतलब मान लीजिए हमें ए की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ए की इंफॉर्मेशन गिवन है, ए के बारे में हमें चीजें बताई, तो बी को हमें पकड़ना ही नहीं है, रिएक्शन में बी को भूल जाओ। तो ए के रिस्पेक्ट में ही इनके जो भी चीज आपको कैलकुलेट करनी है वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतना याद रखिए, अगर एक चीज गिवन है तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें चीजें सॉल्व करनी है, बाकी जो दूसरा रिएक्टेंट है हमारा उसको भूल जाना है। सिंपल चीज है, कुछ मतलब इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। तो 10th पॉइंट भी हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है, बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी है और सी प्लस डी बना रहा है। अब हमें इसकी भी इंफॉर्मेशन गिवन है और इसकी भी, ठीक है, सेम लॉजिक लगेंगे आपके क्वेश्चंस में, तो ध्यान से सुनिए और अप्लाई भी कीजिए। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू भी गिवन है, इस मतलब इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी भी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए इसके ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए इसके 2 मोल्स और चलिए 2 मान लेते, इसके 4 मोल्स या मान लीजिए 5 मोल्स जो है इसके दिए हुए, और बोल रहा है जैसे सी के मोल्स बोल रहा है कितने निकलेंगे, तो फाइंड सी मोल्स, सी के मोल्स। इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा सिंपल, या फिर बोलेगा मास फाइंड कीजिए सी का, तो मोल से मास वो चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वाई मैप से भी आप मतलब इसको कर सकते हैं। बस स्टाइशियोमेट्री में आपको ये चीज याद रखनी है, अगर एक चीज गिवन है तो उसी के रिस्पेक्ट में पूरी क्वेश्चन मतलब जो रिएक्शन है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर दोनों चीज गिवन है तो अब क्या करना है, ये है हमारा 10th पॉइंट। अब क्या करना है, हमें पहले निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के लिए क्या करना है, मोल्स जो है, जो भी मोल्स है, जैसे मान लीजिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ए का, तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हमारा आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब बी के तो मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आंसर क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 2, इसका आ रहा है 2.5। इतना मतलब समझ आ गया। अब देखना है इन दोनों में से कौन सी चीज छोटी है। छोटी है का क्या मतलब है कि वो अपने आप को पूरा रिएक्शन के अंदर मतलब खत्म कर रही है। अगर 2 मोल है, इसके 2.5 मोल से, तो कौन सी रिएक्शन मतलब कौन सा जो रिएजेंट है वो पहले खत्म होगा, ये वाला, तो ए के रिस्पेक्ट में ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, सॉरी, ये जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये है हमारा एक्सेस रिएजेंट, इसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, सिंपल। तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये चीज समझ आ गई कि जब दो चीजों की इंफॉर्मेशन गिवन है तब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, और उसके हिसाब से हमें जैसे फाइंड सी के मोल, तो एक मोल से एक मोल सी का बन रहा है, तो 2 मोल से कितने मोल बनेंगे सी के, 2 मोल बनेंगे। तो मोल से अगर बोल रहा है तो 2 मोल्स बनेंगे सी के। सिंपल, कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम बोल रहा है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कीजिए।
अगर मोलर मास बोल रहा है, सॉरी मास बोल रहा है कि कितना है इस कंपाउंड के अंदर, कितना मास बनेगा कार्बन का, जो कि क्वेश्चन आए हुए इसके ऊपर भी, तो आपको सी का मोलर मास पता होगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए सी का मोलर मास गिवन होगा, 100% गिवन होगा, मान लीजिए 20 है, तो 2 इंटू 20, तो इस रिएक्शन के अंदर सी जो है वो 40 ग्राम, मान लीजिए यूनिट नहीं दे तो 40 बन रहा है, 40 यूनिट बन रहा है। सिंपल स्टोइकियोमेट्री हमारी खत्म। स्टोइकियोमेट्री लगभग 2 लेक्चर चलती है और उसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट है जो कि आपको याद होने ही चाहिए। इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन करोगे तो 100% इस कंसेप्ट का यूज कीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं 11th पॉइंट के अंदर। यहां से आगे देखिए, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो हमारा 10th पॉइंट यहाँ खत्म हो गया। 11th पॉइंट है हमारा सिंपल, जैसे परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी कंपाउंड की प्योरिटी हमें चेक करनी है कि कितनी परसेंटेज प्योरिटी, तो उस कंपाउंड का मास, जिस कंपाउंड की हमें प्योरिटी चेक करनी है, कंपाउंड मास डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास, टोटल मॉलिक्यूलर मास इन 200। ये फॉर्मूला यूज कीजिए, सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जांपल भी लेना है तो ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, प्योरिटी जैसे कंपाउंड का मास है मान लीजिए 12, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन हो सकता है, मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन ले रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 120, तो इसका परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, तो निकल के आ जाएगा कितना, सिंपली 10 आपका 10% जो है इस कंपाउंड के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है उस सॉरी इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कंपाउंड है उसकी परसेंटेज प्योरिटी आ गई। सिंपल है, मतलब परसेंटेज प्योरिटी कोई इतना बड़ा ये नहीं है पॉइंट, बस याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आना चाहिए। उसके बाद आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला को मैंने 12 पॉइंट रखा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला देखिए, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो स्मॉलेस्ट रेशियो होता है उसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए आपको इसके ऊपर भी बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। तो मान लीजिए जैसे कोई कंपाउंड है HC या HC और X, मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड है, इसकी जो है ये 4% है, ये मान लीजिए 60% है, और 4 और 6 ये 36% दी हुई है। अब हमें बोल रहा है कि मान लीजिए इनका जैसे कार्बन है और यहाँ पे कोई एलिमेंट ही ले लेते हैं जिससे कि हमें आसानी जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये चीज है। अब हमें इनका जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो पहले तो क्या करेंगे, इनको अपने अपने मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अब जो इनका आंसर आएगा, इसका आया 4, इसका आया कितना 5, हाँ इसका आया 2.4 बचा 14 3, तो 2.3 समथिंग आएगा। अब क्या करना है, इन तीनों में से ये और ये, इनमें से जो छोटा नंबर है वो सब के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा 2.3 और 2.3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, लगभग 1 पॉइंट, उसके बाद 172.370, लगभग 7 के आसपास आ रहा है शायद, तो हाँ 7 या 7.5 लगभग ऐसा ही कुछ आएगा। मैं रफली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर इसका करोगे तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास आएगा, और इसका करोगे तो 1। तो ये जो है आपका ये है स्मॉलेस्ट रेशियो। तो ये जो कंपाउंड है हमारा वो है H लगभग 2, C लगभग जैसे मान लीजिए इसी को अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सके, चलिए ये हम निकाल ही देते, तो 2 और O, H2C2O, ये चीज हमें मतलब ये मिल गया हमें इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमें 13 पॉइंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कुछ नहीं करना है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला हमने निकाला है
उसको एक n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब n क्या है ये इंपॉर्टेंट, n है हमारा, n की जो वैल्यू होती है वो होती है मोलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास आपको गिवन होगा और बोलेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताए, मोलर मास आपको गिवन होगा, यहाँ रख दीजिए, इंपेरिकल फॉर्मूला मास यहाँ से निकल आ जाएगा, आपका आंसर n निकल आ जाएगा। n को अगर इस चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। सिंपल ये चीजें याद रखिए, आपको कहीं पर भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए 14 पॉइंट, 14 पॉइंट के अंदर 14 पॉइंट में हमें कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर पहली कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के अंदर सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज मोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके यूनिट को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। सिंपली ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए किसी जो सोल्यूशन है उसके अंदर हमें मोल दिए हुए सॉल्यूट के n, जिसे हम रिप्रेजेंट n ऑफ सॉल्यूट जो है वो दिए हुए 6, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है 2 लीटर। तो सिंपली यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 6/2, इसकी 3 मोलैरिटी आ जाएगी। देखिए सेम क्वेश्चन आते, बस आपको वॉल्यूम कभी कभी निकालना पड़ सकता है, मोलैरिटी दी होगी तो आपको मतलब दिमाग यहाँ पे चलाना होगा, बस इतनी चीज याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए और दिमाग चलाइए, काम हो जाएगा। उसके बाद 15 पॉइंट मोलैरिटी। देखिए मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वगैरह नहीं करा रहा हूँ, तो आप बस रिवीजन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चंस तो आपको खुद ही ट्राई करने पड़ेंगे, खुद ही सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस के अंदर कि क्या चीज हो रही है क्या नहीं हो रही है, खुद ही मतलब आंसर तक पहुंचना होगा, तभी आपकी मतलब जो क्वेश्चन की जो ये होती है, एक सोच होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो डेवलप हो जाएगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by weight of solvent in kg। सिंपल ये फॉर्मूला है, इसमें भी आप एग्जांपल लेने के लिए ले सकते हैं, जैसे मोल्स, या आपको मास दिया हो सकता है उससे मोल निकाल लीजिए, मोल से फिर मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए इसके 3 मोल दिए हुए और ये 2 केजी दिया हुआ है, तो 3/2 इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 1.5 मोलर। इसका यूनिट होता है मोलर, इसका यूनिट होता है मोलर। मोलर इसका यूनिट है, इसका मोलर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 15 पॉइंट। अब चलते हैं 16 पॉइंट के अंदर। 16 पॉइंट है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? देखिए मोल फ्रैक्शन तो मतलब मोल्स का रेशियो, सिंपली मोल्स का रेशियो। 16 पॉइंट मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन याद रखना है, जैसे मान लीजिए हमें मोल्स Na ऑफ A दिए हुए, Na ऑफ B दिए हुए, और मोल फ्रैक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसके मोल आपको 2, एग्जांपल के लिए मान लीजिए इसको 2, इसके मान लीजिए 5, तो 2 अपॉन 2 प्लस 5 7, दिस इज आवर मोल फ्रैक्शन। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखिए, या कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो मतलब बस पता होना चाहिए कि हाँ मोल फ्रैक्शन ये होता है। उसके बाद चलते हैं 17 पॉइंट। 17 पॉइंट है हमारा मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, तो इसका भी सिंपल फॉर्मूला होता है। मान लीजिए यहीं पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक लाइन होती है मास मास बाय मास के लिए, मास बाय वॉल्यूम के लिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए, सबके लिए एक लाइन होती है। तो मास बाय मास के अंदर ये ज्यादा यूज होती है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे मोलैरिटी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मोलैरिटी मान लीजिए, मोलैरिटी जो है 0.1 दी हुई है, इसका मतलब है 0.1 मोल से 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। और अगर मान लीजिए मोलैलिटी 0.1 दी है, तो इसका भी मतलब यही है कि 1 मोल सोल्यूट है 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो ये लाइंस अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मास बाय मास परसेंटेज, जैसे कि 10% दिया हुआ है मास बाय मास, इसका मतलब है 10 ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो ये अगर याद रखने के लिए ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस पे यूज होता है। फिर से बता रहा हूँ, याद रखिए 10 ग्राम इन 100, 10 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सिंपल ये चीज याद रखिए, मास बाय मास परसेंटेज। अब चलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 18 पॉइंट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल यही फॉर्मूला है। इसके अंदर भी मान लीजिए एक लाइन आप लिख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए 12% दिया हुआ, तो 12 ग्राम है सोल्यूट किसके अंदर 100 सॉरी वॉल्यूम है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, सिंपल सी चीज। अब 19 पॉइंट देखिए, इनके अंदर सभी के अंदर एक चीज, जिस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, वो चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये चीज आप याद रख सकते हैं कि वो चीज क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसके अंदर नहीं आ रहा है वो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो सिंपल चीज है ये। उसके बाद चलते हैं 19 पॉइंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल पॉइंट है, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल ले लीजिए 14, तो 14 ml है सोल्यूट किसके अंदर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। बस भाई यहां पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। बस इतने 19 पॉइंट है। 19 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो मोल कंसेप्ट के लगभग सारे कंसेप्ट आप सॉल्व, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है, मैंने भी ट्राई किए हुए, तो मुझसे 70-80% क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैंने ये सीरीज भी स्टार्ट की है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, चलिए चलते।